नमस्कार जन में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर महाराष्ट्र की। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर महाराष्ट्र में होगा क्या, लेकिन अब स्थिति कुछ साफ होती दिखाई दे रही है। शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर के सरकार बनाएगी और शनिवार के लिए राजभवन जाने के लिए राज्यपाल से समय मांगा गया है। और 5 साल पर जो सवालिया निशान उठ रहा था कि क्या मध्यावधि चुनाव कराओगे, तो साफ कहा शरद पवार ने कि पूरे 5 साल एक गवर्नमेंट चलेगी, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होगा हमारा और उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा लग रहा है कि 17 नवंबर को सरकार बनाने का ऐलान उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। उस दिन बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि रविवार को इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप मजमून देखिए आज का, और फिर उसके बाद हम लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। हमेशा ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। शिवसेना के नेतृत्व, जो भी सरकार बनेगी वो शिवसेना के नेतृत्व में ही बनेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र को नेतृत्व शिवसेना ही देगी, चाहे लाख कोशिश करे रोकने की, कोई रोक नहीं सकेगा। शिवसेना के साथ सत्ता की गाड़ी में सवार होने से पहले कांग्रेस शिवसेना से कट्टर हिंदुत्व को किनारे करने का ठोस भरोसा चाहती है। विचारधारा पर शिवसेना से इस दूरी को पाटने के लिए ही कांग्रेस एनसीपी साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इसकी प्रतिबद्धता के लिए उद्धव ठाकरे पर दबाव डाल रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी की शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की बनी सैद्धांतिक सहमति के बाद भी हिंदुत्व और सत्ता के बंटवारे के स्वरूप पर अभी रस्साकशी जारी है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि सोनिया गांधी और शरद पवार की अगले हफ्ते होने वाली प्रस्तावित बैठक के बाद ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने की अंतिम तस्वीर साफ होगी। मेरा भी खुद का कहना है कि नया साल शुरू होने से पहले अपने यह महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आना चाहिए। सत्ता के स्वरूप को लेकर सोनिया और पवार की सोमवार को अहम बैठक होगी। सीएम उद्धव ठाकरे होंगे, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे पर अभी 3 पार्टियों के बीच बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस सूत्रों के इन संकेतों से साफ है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद शिवसेना के साथ सत्ता की सवारी करने से पहले कांग्रेस एनसीपी भविष्य की अपनी सियासी चुनौतियों के कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है। मुख्यमंत्री पद, सरकार में हिस्सेदारी के स्वरूप, सभी मसलों पर कांग्रेस एनसीपी का एक मत रुख दोनों तय करेंगे। महाराष्ट्र की नई सरकार में तीनों दलों की लगभग बराबर की भागीदारी देना भी प्रमुख मुद्दा है। कांग्रेस एनसीपी के मुताबिक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से शिवसेना को सरकार चलाना होगा और उसे अपने घोषणा पत्र में विवादित मुद्दों को छोड़ना होगा। जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, बाकी चीजें हैं। अगर 3 पार्टी है तो काफी कुछ मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है। सरकार बनने तक हम पहुंचेंगे तो स्मूथ से कैसे चलेगा, इसकी नीति क्या रहेगी, इसका प्रोग्राम क्या होगा, इसमें जब तक सफाई नहीं होती तब तक हमें आगे जाना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को यह भरोसा तो देना ही होगा कि कट्टर हिंदुत्व की अपनी विचारधारा को किस हद तक वह नरम करने को तैयार है। राजनीति लिहाज से शिवसेना के लिए सीधे तौर पर अपनी विचारधारा को तिलांजलि देना आसान नहीं। ऐसे में साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सहमत मुद्दों पर शिवसेना को देश में धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक स्वरूप के अनुरूप शासन चलाने की प्रतिबद्धता तो जतानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए मजमून आपने देखा, शिवसेना तैयार है सरकार बनाने को। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन है फिलहाल, और भगत सिंह कोश्यारी वो अब शनिवार तक का जो समय दिया गया है उसमें शिवसेना को बुला करके और बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि तीनों ही पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे जब मिलने जाएंगे। विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ हैं, बीएसपी नेता, और पंकज मीना जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी नेता। किशोर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना से, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। कुलवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। गठबंधन को लेकर के कुछ सवाल उठ रही हैं कि अब हिंदुत्व के मुद्दे का क्या होगा। क्या माना जाए अब कि देश की सियासत एक अलग करवट ले रही है कि आइडियोलॉजी कोई आधार नहीं रहा, जिसको जैसे अवसर मिले वो सरकार बना लेनी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, जो लगातार ये 6 सालों से हम देख रहे हैं, वहां किसी भी पार्टी का कोई अपना वर्चस्व उन्होंने
रखा नहीं है। उन्होंने जब वक्त आया, किसी भी पार्टी ने अपने दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ के उनको टिकट दे दिया, उनको एन कैन कैसे भी चुनाव जीतना है। और यही कारण है कि आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो भी यही हो रहा है कि एन कैन कैसे भी कारण से सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लगातार जिस जन से व्यापारी वर्ग जो इस समय इनसे नाराज चल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं सकी। और आज जो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए इसके परिणाम में कुछ उनका भी हिस्सा है इसके अंदर। और योगेंद्र जी आप देखिए, जहां आप बोले हिंदुत्व का सवाल, तो हिंदू के अंदर तो क्या शरद पवार जी मुसलमान तो है नहीं। आज जहां भी जो कांग्रेस पार्टी है वो कोई, देखिए मुसलमान हिंदू देश चलाने के लिए जाति को ऊपर उठ के हमको देश से प्रेम है, जाति से हमें कोई प्रेम नहीं है। उनमें किसी को प्रेम होना चाहिए जाति से, देश से बड़ा कोई जाति है ही नहीं। तो अब इस समय में ठीक कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, इस समय ये सवाल देखिए योगेंद्र जी, ये इन्होंने अपने गुरुजी से सीखा है। इनके गुरु कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इनके गुरु कौन है? अमित शाह जी। इन्होंने जब आज देखिए, आज ही देख लीजिए, कर्नाटक में जो 16 विधायक ने पार्टी जिन कांग्रेस और जेडीएस की पार्टी छोड़ी, उन्हीं लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी कहां है? तो इन लोगों ने उन लोगों से सबक सीख के ये कार्य किया है और ये उसी का कारण है कि महाराष्ट्र में सरकार इनकी बनने जा रही है। चलिए मैं जाऊंगा पंकज मीना साहब के पास में। पंकज जी, बीजेपी भी कह रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल साहब, उनका कहना है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे ज्यादा विधायक हमारा दावा बनता है। यहां एक बात समझ में नहीं बैठ रही, जब शिवसेना दावा कर रही है अब सरकार बनाने का, तो बीजेपी भी दावा कर रही है। बीजेपी के पास तो बड़े लंबे समय से ये पूरा एक टाइम पीरियड रहा है कि आप सरकार बना चाहें तो बना सकते हैं। उस समय बीजेपी ने कहा कि हम प्रतिपक्ष में बैठेंगे। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? ये देखिए योगेंद्र जी, बड़ा स्पष्ट है। अगर देखा जाए नैतिक रूप से सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है, तो पहला अधिकार भारतीय जनता पार्टी का बनता है। तो गवर्नर ने दिया था टाइम बीजेपी को। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का चुनाव पूर्व का गठबंधन है। और सामान्यतः अभी पिछले जब से हमारे हिंदुस्तान के अंदर 30 साल से जो चुनाव पूर्व की गठबंधन की राजनीति जब शुरू हुई है, तो चुनाव पूर्व का जो गठबंधन होता है उसको एक राजनीतिक दल के समान माना जाता है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से विधायकों का एक अंतर है, आज हमारे 105 विधायक है तो उनके 56 विधायक हैं, और इस अंतर को देखते हुए ये भी एक नैतिकता के आधार पर ठीक था कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए। परंतु चूंकि जब जैसी स्थिति है वह शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व की, उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। परंतु कहीं ना कहीं ये नैतिकता के आधार पर कसौटी पे खरे नहीं उतरे। और अब इन्होंने जिस प्रकार से सोचा है कि भाई हम तो किसी भी तरह मुख्यमंत्री बनना है, किसी भी तरह हमको तो सत्ता की कुर्सी पर बैठना है, और उसके लिए चाहे बाला साहब ठाकरे साहब की आत्मा तक को गिरवी रखनी पड़े तो भी वो इस बात के लिए तैयार है। और मुझे लगता है ये शिवसेना के लिए ये शिवसेना से सवाल पूछा गया था कि आप कैसे वो करेंगे। बीजेपी भी सवाल उठा रही है, आप जैसे उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता उठा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में महबूबा के साथ में गठबंधन कर रहे थे, उससे क्या कहा जाए, उसे लव जिहाद कहा जाए। ये संजय राउत ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं ये बात। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से संजय राउत साहब को एक मिसाल देना चाहूंगा कि आप गलत मिसाल देके अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन था वो बेमिल गठबंधन था। इस बात को स्वीकारा है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको कोई छुपाने की जरूरत भी नहीं है। परंतु तात्कालिक रूप से जब ये लगा कि हाँ भाई विधानसभा गठन होना जरूरी है, सरकार बनना जरूरी है, तो हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो हमारी पहली प्राथमिकता थी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। और जब आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस में पीडीपी खरीद नहीं उतरी तो हमने बिना किसी लाग लपट के हमने एक दिन में समर्थन वापस ले लिया। और हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि समर्थन वापस लेने से हमको हम सरकार में नहीं रहेंगे या क्या होगा, इस बारे में कतई चिंता नहीं करी और हमने 1 सेकंड के अंदर समर्थन वापस ले लिया। परंतु आप उसकी मिसाल देके क्या बाला साहब ठाकरे साहब की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा रहे। जो बाला साहब स्पष्ट कहा करते थे कांग्रेस के दरबार में जाना यानी अपने आप को गिरवी रखना, सोनिया गांधी जी के लिए उन्होंने क्या क्या बोला,
और जिस प्रकार से ठाकरे साहब का, बाला साहब ठाकरे साहब का हिंदुत्व के ऊपर विजन था, मुझे लगता है कि आज वो सारा खत्म हो गया शिवसेना। बिल्कुल पंकज जी, यहां एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, सभी राजनीतिक दलों को यह सबक लेना चाहिए, जब आइडियोलॉजी किसी की बच्ची नहीं है, को विचारधारा जिसके आधार पर गठन हुआ था पार्टी का, कोई पार्टी ये दावा कोई नहीं कर सकता है कि हाँ हम हमारी आइडियोलॉजी पर टिके, बिल्कुल नहीं टिके हुए हैं। आत्मा फाउंडर्स की सभी की तकलीफ पा रही है, लेकिन इतना तो कम से कम समझना चाहिए हर राजनीतिक दल को कि किसी के लिए कोई ओछे शब्द ना बोले चुनाव से पहले भी। पता नहीं किसको कब गले मिलाना पड़ जाए। कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, इस घटनाक्रम से कुछ सबक लिया जाना चाहिए भारतीय राजनीतिक दलों को कि कब किसको गले लगाना पड़ जाए। एटलीस्ट व्यवहार तो कम से कम ऐसा हो कि गले ना भी मिले तो नजरें तो कम से कम मिला सकते हैं, तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, सवाल अब राजनीतिक में, पंकज जी ने भी कहा 30 सालों की राजनीतिक में आप ये देख लीजिए कि हर व्यक्ति को वो 5 साल का इंतजार नहीं कर सकता। 5 साल का इंतजार वो करना चाहता भी नहीं है। वो कहता है जो भी कुछ बनना है मुझे अभी बनना है। आज अभी पंकज जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के विचार क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के विचार तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, तो उनके विचार कांग्रेस पार्टी में से। तो सवाल है कि सवाल किसी पार्टी को नहीं, उनको सत्ता चाहिए, उन्हें राज चाहिए। राज के लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। और ये इसका उदाहरण है कि आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो इसका कारण एक सीधा सीधा है ये कि जब भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बहुमत नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत कहते सरकार बनाने की, थोड़े दिन विपक्ष में बैठ जाते, क्या फर्क पड़ रहा था। पर इन्होंने सरकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस दल के साथ जनता ने इनके विरोध में वोट दिया ना, तो जनता का तो सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का सम्मान से संबंध नहीं है। एन कैन किसी कारण से हमें सरकार बनानी है और सरकार बना के ही हम आगे चल सकते हैं। ये ही हर पार्टी की नीति और नियत हो गई है। चले, किशोर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस वक्त शिवसेना नेता हैं। किशोर जी, अभी पंकज मीना साहब कह रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चले थे, आज उनकी आत्मा तकलीफ आ रही होगी कि जिस कांग्रेस को उन्होंने हमेशा ऐसा माना कि उसके पास से हमें नहीं जाना है, लेकिन आज जाना पड़ रहा है। तो उसके लेके मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। पंकज मीना साहब का कहना है, आपने सुना होगा। सब मैंने बाला साहब ठाकरे कभी भी हिंदुत्व के लिए मुकरे नहीं है, कभी जिंदगी में आज तक बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व विचारधारा पे चले हैं और हिंदुत्व हमारा एजेंडा है। कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस को हम लोगों ने जब भी हमने समर्थन दिया है, कांग्रेस को ही समर्थन 1-2 बार ही दिया है। 1-2 राष्ट्रपति शासन लगा तब हमने राष्ट्रपति शासन, मतलब वहां जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था तब हम लोगों ने समर्थन दिया। जैसे प्रणब मुखर्जी को, प्रतिभा पाटिल जी को हम लोगों ने समर्थन दिया जी। लेकिन अभी सरकार बनाने में अभी आप कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पार्टी हमसे धोखा कर रही है। अमित शाह जी ने कल बोला था, अमित शाह जी ने कितना झूठ बोला है, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, है ना, कि 30 साल का भाईचारा इन लोगों ने 1 मिनट में खत्म कर दिया। इनके लिए सत्ताई सब कुछ है, इनके लिए सत्ताई सब कुछ है, इनके लिए सत्ताई सब कुछ है। 30 साल के भाईचारे को हटा दिया इन लोगों ने बिल्कुल। ये लोग सत्ता पाने के लिए इतनी होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे का कत्ल भी। चले, बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे साहब, हम तो हमारा आपसे करवाया जा रहा है। नहीं, हमसे कुछ नहीं करवा रहे। हमारा हृदय बोल रहा है, अधय बोल रहा है, हम वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ हम नहीं मिल सकते, अब कभी नहीं मिलेंगे हम लोग। आज हमारे संजय राउत, ये कोई नहीं कह सकता अभी भविष्य की गारंटी। आज जो राजनीतिक स्थितियां बनी हुई हैं किसी भी दल की, मैं तो आपको कहना चाह रहा हूं बहुत अर्ली होगा, लोग हंस रहे होंगे मैं बोलूंगा तो, कोई पता नहीं है किसी दिन बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए। यस, हो सकता है। ये लोग कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिला सकते हैं, जिन लोगों ने आतंकवादी गतिविधियां फैलाई। ये लोग नीतीश कुमार के हाथ मिला सकते हैं। ये लोग कांग्रेस के नेताओं को तोड़ सकते हैं, उनके विपक्षी दल को तोड़ सकते हैं, उनके विधायकों को तोड़ सकते हैं गोवा के अंदर। तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतनी गंदी राजनीतिक देश में चल रही है। ये 2 लोग, सिर्फ ये व्यक्ति, 2 व्यक्ति, अमित शाह जी और जी
तो आपके तो भाई रहे हैं, ये चुनाव से पहले साथ में चुनाव लड़ा आप लोगों ने महाराष्ट्र में। साहब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई रहते हुए क्या कहते हैं, हमारे हाथ पे यूं फेरते हैं लोग, हम तुमको पालकी में बिठाएंगे, हम लोग आपको पालकी बिठाएंगे, तो पालकी में कहाँ बिठाया जी? पालकी उठाने लायक ही नहीं समझा, हम तो पालकी बैठने लायक है, हम तो पालकी बैठना पालकी में ही है, उठाना नहीं है। नहीं आप नहीं उठाएंगे किसी की पालकी, हम तो खुद ही अब अपना स्टेबल करेंगे। और ये लोग इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, किसी का CBI नोटिस भिजवा रहे हैं, और वो आपका किसी कौन सा ED कहाँ, यस ED का नोटिस हर जगह। किसको क्या चाहिए रे, शरद पवार, कपिल सिब्बल, क्या चाहिए रे तेरे को बोलना, ये सब कुछ ये लोग कर रहे हैं ना। हाँ। हर जगह परेशान कर रखा है इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है देश के अंदर, और उसे शांति मिलेगी। मंदी की बात आपकी सरकार बनने से कुछ कम हो गई? बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गुंडागर्दी मचा रखी है? बिल्कुल मचा रखी। मंदी के ऊपर कोई बात करता है? पता आप मुझे कितनी भयंकर मंदी आ रही है पूरे देश के अंदर, हर व्यापारी नाराज है, हर व्यापारी दुखी है। इतनी मंदी, जब मतलब पूरे हिंदुस्तान में इतनी मंदी है, लोगों को बाहर निकाल दिया है, नौकरियां छूट गई है, वहां कोई बात नहीं कर रहा। वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्री राम से अगर पेट भर जाएगा तो तुम जय सिया राम करो, वंदे मातरम को, स्वच्छ भारत करो। ये 3-4 नारे कर रखे इन लोगों ने, और इन लोगों से इनकी रोटियां सेक रही है। कितनी देर तक सेकेंगे लोग? ये कब तक सेकेंगे रोटी, कब तक सेकेंगे रोटी? सेक लो और सेको। 2024 के अंदर जनता इनको जवाब देगी, जनता इनको जवाब देगी 2024 के अंदर। मैं नहीं कहता, मेरे बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा जो भी सुन रही होगी मेरे को, मैं नहीं कहता, इनको जवाब देगी 2024 के जवाब में, क्योंकि 16 लाख रुपए आ जाएंगे तुम्हारे खाते में। तुम झूठ क्यों बोलते हो यार भाई, क्यों बोलते हो? 2 लाख नहीं, 15 लाख। 15 लाख, 16 लाख तो 13 लाख रुपए गायब कर रहे हो उसमें से। नहीं तो 16 लाख को भी हंसी आ रही है, हमारा स्तर कम क्यों कर रहे हो आप? 15 लाख हर खाते में आ जाएंगे, तुम झूठ क्यों बोलते हो? मैं प्रधानमंत्री बना तो 24 घंटे के अंदर दाऊद इब्राहिम को जेल में भेज दूंगा। 24 घंटे का कितने घंटे हो गए अब? घंटे ही बजाते रहेंगे हम, है ना। दाऊद इब्राहिम से तुम दोस्ती करते हो? नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। कहा, किसने कहा कहीं पे कि दाऊद इब्राहिम से मोदी दोस्ती कर रहे हैं? ये देखिए एक आरोप इस तरह के लगाने चाहिए। आरोप नहीं है। दुबई जाते हो वहां क्यों? दुबई में क्या दाऊद से मिलने जाते हैं बस केवल? हाँ, इनकी सरकार वहां चलती है। दुबई से 2 बार चले गए, वो शहंशाह से मिले वहां। सर वो कोई बात नहीं, वो 10 बार भी जा सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है, उनको कुछ नहीं कह सकता ना कोई। आरोप प्रत्यारोप की मैं बात नहीं कर रहा जी। पंकज जी के पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। पंकज जी, आरोप सुन रहे हैं अब अभी आप, और ये आरोप केवल जन टीवी के मंच की बात नहीं है, मुंबई में अगर कहीं बैठते हैं तो आरोप इसी तरह के चल रहे हैं। ये बड़ी कड़वाहट बीजेपी और शिवसेना के बीच देखने को मिल रही है। कब से ये गुब्बार भरा हुआ था जो अब निकल रहा है? नहीं देखिए, गुब्बार भरा हुआ कब से था ये तो शिवसेना के नेता ही क्लियर कर सकते हैं, परंतु धरातल की राजनीति इन लोगों को आज तक समझ में नहीं आई। इनको हमेशा ये लगता है कि तानाशाही वाली राजनीति समझ में आती है। आप ये देखिए, बड़ा स्पष्ट सा है, आप चुनाव लड़े, आपने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा और आप जीते केवल 45% सीटें, आपके 56 सीटें आई है। और उसके दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की सफलता रेट है 68%, आपसे 23% तो शिवसेना से ज्यादा है, और सीटें लगभग दुगनी। उसके बावजूद किस तर्क के आधार पर आप ये समझाना चाहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए? देखिए एक बार आ रहे हैं आपके पास किशोर सिंह जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आप। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम पे जितने आरोप लगा रही है, ऐसा किया। आज आप क्या कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं थोड़े से कड़वे शब्द यूज करूंगा, कड़वे शब्द यूज नहीं करूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं बाला साहब ठाकरे साहब का एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला कि जो हिंजड़े होते हैं जो कांग्रेस की चौखट पे जाते हैं। अब इसको मैं किसके लिए प्रयोग करूं बताइए? ये बाला साहब ठाकरे का कई बातें, और ये वीडियो पब्लिक डोमेन के ऊपर मौजूद है। और आज कांग्रेस की चौखट पे कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है? सत्ता के लालच में। कोई आपको महाराष्ट्र का विकास नहीं करना, केवल आपने एक जिद ठान रखी है कि सत्ता हमको चाहिए, ये इन प्रकार चाहिए। आपने अपने पिताजी आदरणीय बाला साहब ठाकरे के सारे आदर्शों को तिलांजलि दे दी। आपने पूरे महाराष्ट्र की जनता को दाव पे लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, आदर्श की बात करते हो आप लाल कृष्ण आडवाणी की आदर्श की बात करते हो, उसको ताक पर रख दिया तुमने ना, उसको एक तरीके से बिल्कुल तिलांजलि दे दी उसको ना। अटल बिहारी वाजपेयी तुमने तिलांजलि दे दी है ना, गोविंदाचार्य को तुमने तिलांजलि दे दी है ना। तो जो जिस आदमी ने इस भारतीय जनता पार्टी को तुमने उठाया है ना, उस आदमी को, हर आदमी, उमा भारती को तिलांजलि दी, और सुषमा स्वराज को तिलांजलि दी, और अरुण जेटली को तिलांजलि दे दी।
कहाँ तुमने रखा, तुमने किस चीज को कहाँ रखा ये आप? देखिए दूसरी चीज देखिए योगेंद्र जी इसमें बड़ा स्पष्टता है। कल शरद पवार जी का एक स्टेटमेंट था और कमोबेश वो इनके जो आपस में तीनों दलों के राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई है उसमें ये कहीं ना कहीं बात भी आई है कि शिवसेना को अपना हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ना होगा। आप ये देखिए शिवसेना, अगर मैं इसका इतिहास की बात करूं 74 से लेकर 84 तक और 84 से लेकर 2000 तक शिवसेना का हमेशा हिंदुस्तान के हिंदुत्व और हिंदू समाज के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और हमेशा हिंदू समाज की बातें इन्होंने मुखर होकर उठाई है। और आज अगर वो शर्त रख रहे हैं शरद पवार जी या सोनिया गांधी जी, आप उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। शर्त रखते तो क्या होता है सर? बिल्कुल ये नतमस्तक होना है, ये इससे बड़ा स्वार्थकार हिंदुस्तान की राजनीति उदाहरण नहीं हो सकता। चले मैं आ रहा हूं आपके पास। योगेंद्र जी एक ही और कहना चाहूंगा, अभी कुलवाल साहब ने बात किया कि सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी। कमोबेश ये आरोप सभी राजनीतिक दल लगाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा 79 में हमने सरकार से, केंद्र सरकार से हम केवल इसलिए हुए हम सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। 1990 के अंदर जब राम मंदिर आंदोलन चला हम सत्ता से अलग इसलिए हुए क्योंकि हम सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। अगर जो बार बार रह रहा है कि पीडीपी और जम्मू कश्मीर का गठबंधन की जब बातें की जाती है, सत्ता हमने छोड़ी। अगर हमको सत्ता से मोह होता तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेमेल गठबंधन जिसका बाबा उदाहरण थे वो हम 2 दिन कर्नाटक में किसके साथ सरकार नहीं, किसकी सरकार जोड़ी आपने? 2 दिन डिले होने के बाद में सरकार वो छोड़ देती, 2 दिन डिले होने के बाद चलिए छोड़ देते क्या हो। अब ये कयासबाजी के परंतु जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने सत्ता छोड़ी और हमने सत्ता इसलिए छोड़ी क्योंकि आतंकवाद के प्रति जो पीडीपी था वो हमका कोई सहयोग नहीं था। कितना खतरनाक रवैया भी तुमने उठाया, कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करी है आपने? अरे तो आपके सरकार उनके साथ जो बना रहे जो आतंकवादी को सहयोग कर रहे हैं। अफजल गुरु को गले लगाने वाले राहुल गांधी जी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आप अपने ऊपर सोचिए ना। आज विषय यह है कि बेमेल गठबंधन करने जा रहा है शिवसेना और केवल स्वार्थ के लिए उसको आप संभालिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसका आप पूरा देश याद करता है, परंतु आप क्या करने जा रहे हैं? आज तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो अगर किसी को हो रही होगी तो बाला साहब की आत्मा को दिक्कत होगी। तो हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा भी कह रही है कि अब ये काम करेगा, सरकार बनाओ, उससे उनको खुशी मिलेगी। अब पार्टी नहीं उठाएंगे, अब आपके चरणों में नहीं आएंगे हम लोग। अब हिंदुत्व का नारा ही रहेगा, सब कुछ रहेगा और हमारी सरकार बनेगी, हमारा सीएम बनेगा वहां। बस एक बार के लिए तो आप लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे चलेंगे, आप जो तीनों का एक साझा कार्यक्रम होगा उस पे जाओगे एक बार? बिल्कुल जाएंगे सब, एक बार तो जाएंगे हम, है ना। उनका क्या चाहते हैं, क्या है, एक बार हमारा सीएम को कुर्सी मिल जाए, हमारे बाला साहब की आत्मा को शांति मिल जाएगी। बस हम तो जानते हैं माननीय बाला साहब ठाकरे जी हमारे धन्य है और मेरे प्रभु समान है, मेरे देवता समान है। मैं और किसी देवता को नहीं मानता और मेरे घर पे भी बाला साहब का ही फोटो देखता हूँ सुबह उठते, सब कुछ मैं बाला साहब ठाकरे जी को बहुत मानता हूँ, मेरे देह मानता हूँ, भगवान मानता हूँ जी। इतने समर्पित हैं आप। चले मैं कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। आप दोनों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त। कुलवाल साहब, ये माना जाना चाहिए अभी भारत की राजनीति में कि बोल ऐसे ना बोले जाएं कि कल को किसको गले कब लगाना पड़ जाए, तो इससे कुछ सबक लेना चाहिए भारत के पॉलिटिशियंस को। देखिए योगेंद्र जी, आप जो बात कह रहे हैं इसको पॉलिटिशियन कहां मानना चाह रहे हैं, कहां मान रहे हैं इस बात को? मानो मत, लेकिन हालात तो ऐसे हालात कम से कम योगेंद्र जी, आपने बात की एक नैतिकता की। नैतिकता तो बड़ी किस्म है। नैतिकता तो यह है कि जिसका बस चले वो सगड़े तोड़ रहा है, जिसका बस चले वो जेल भेज रहा है, जिसका बस चले जो करे। देखिए इससे पहले 2014 से पहले, मोदी जी के आने से पहले कभी इस प्रकार की कटुता पार्टियों के लेवल पर नहीं आई थी। उससे पहले कभी स्थिति ये नहीं बनी थी। मगर मैं आपको कह दूं कि 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, वो कहते क्या है और चलते कहां है, इस चीज का जब डिफरेंस जब जनता के सामने गया तो जनता ने, अब ये कहेंगे चुनाव तो हम जीते ना, चुनाव तो 30% के वोट जीत जाते मेरे भाई। चुनाव जीतने से नहीं, नैतिकता की, अभी योगेंद्र जी बोले नैतिकता कहां है, तो जो एमएलए जीत के आया है, जो चाहे नैतिकता भी छोड़ दीजिए, नैतिकता केवल मेरा मानना अपना है कि केवल राजनीति पे सवाल नहीं उठना चाहिए। नैतिकता सभी वर्गों में, समूह में, सब जगह गायब है। केवल पॉलिटिशियंस को ही मैं कटघरे में नहीं खड़ा करता हूं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे समाज का धर्म कर्म जो भी है। तो केवल एक मैं
पार्टी को, इसमें किसी भी पार्टी को मैं कटघरे में नहीं खड़ा करूंगा कि इनका सब नैतिक पतन समाज के हर वर्ग में हो रहा है, उससे राजनीति भी नहीं अछूती रह सकती। लेकिन मेरा तो सिर्फ इतना है कि नैतिकता का तो पाठ का चर्चा करना मुझे लगता है कि इस समय बेमानी होगी, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं कि कम से कम नजरें मिला सकें भविष्य की चिंता करके कि पता नहीं कब क्या किसके साथ बैठना पड़े। वो एक जो कम से कम ऐसे लिहाज तो किया जाना चाहिए शब्दों में। नहीं योगेंद्र जी, आप देखिए, आप बोले लिहाज किया जाए शब्दों में, हम आपस में कब बैठे? ये लोग कभी भी बैठ सकते हैं, कभी भी। लिहाज तो बचा गायब। आज इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को, जिस कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने चोर बनाया और जिसके कारण से देश में 14,000 में मोदी जी सरकार बनी, उन्हीं कांग्रेस के नेता और उन्हीं के मंत्रियों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और यूपी में टिकट दिया। और इनके लोग इनके टिकट में वो लोग जीते, तो जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो प्रयागराज में नाके, गंगा के नाके और शुद्ध हो जाते हैं, और वो और किसी पार्टी में रहते हैं तो उनमें और प्रकार की बातें की जाती है। तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री हो चाहे देश के गृह मंत्री हो, घर वापसी है, वो घर वापसी है। हाँ, वो घर वापसी है, और जो घर से जा रहा है उसकी घर वापसी नहीं है, चलिए घर से बात पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के उस घटनाक्रम पर जिसमें आए दिन नई परतें सामने आती है। हालांकि अब कुछ बादल छट रहे हैं, ऐसा कहना है शरद पवार का। एसपी सुप्रीमो शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा है कि हम कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवसेना के होंगे। श्याम सुंदर शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। श्याम जी, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाना चाहिए? आए दिन कुछ नई बातें आ रही हैं। सैटरडे का टाइम भी मांगा है गवर्नर से, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार बनने का ऐलान किया जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि अगर राष्ट्रपति शासन जिस तरह से लगाया गया और उस अगर समय दे दिया गया होता तो ये परिस्थिति नहीं होती। स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि सरकार तो अब भी बन सकती है, लेकिन वो ये इसका जवाब देने में असमर्थ रहे कि हमने राष्ट्रपति शासन समय से पूर्व कैसे लगाने की सिफारिश कर दी, कैबिनेट बुला करके इतनी जल्दबाजी की गई। ये क्योंकि ये उनको महसूस हो रहा था कि हमारी सत्ता बनती जा रही है, हमारा जो साथी था वो छूट गया हमसे, हमारे अनुसार नहीं चल पा रहा, इसलिए सारी बातें हुई, सब बातें देखने को मिली। अब देखिएगा 7 तारीख को बाबा साहब उनका साहब का खुद का उनकी पुण्यतिथि है, उस दिन शायद 17 ऐलान करेंगे और 17 नवंबर को ऐलान करने वाली बात हो रही है। शिवसेना के ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से किसानों की स्थिति खराब हुई, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में वो होगा प्रमुख। उन्होंने कहा है कि हमने राज्यपाल से मिलने का समय उनके लिए मांगा है कि किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, और केंद्र सरकार से भी मांग की है। 17 जगह है जहां पर कि किसानों को बर्बादी हुई है, बहुत दुखी हुआ है संतरा। तो इसी स्थिति में वहां किस प्रकार से हो, और हम मिनिमम प्रोग्राम पे जाएंगे और 12 मंत्री बनेंगे। एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा और एक बनेगा उनका एनसीपी का। तो इस प्रकार से सरकार का गठन का रास्ता साफ हो रहा है। और निश्चित रूप से जब वो 3 बजे का समय 17 तारीख का मांगा, वो जाके मिलेंगे, उस दिन ऐलान करेंगे औपचारिक रूप से। उस दिन राज्यपाल को स्थिति से अवगत भी कराएंगे और वो तीनों पत्र वहां सौंपेंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रपति शासन है। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने का बुलावा तो किसी का मिलेगा नहीं, और किस तरह से राज्यपाल से मिला जाए। उन्होंने तरीका ढूंढ लिया कि हम किसानों के रूप में ज्ञापन देने जा रहे हैं उनको, और ज्ञापन देने के साथ साथ कहेंगे राज्यपाल महोदय आपने राष्ट्रपति शासन तो लगवा दिया है, लेकिन हमारे पास इतने विधायकों का शासन है, हम चाहते हैं कि अब हम सरकार बनाएं। तो राज्यपाल उस समय कहेंगे कि हाँ स्थिति है। तो वो हो भी सकता हो कि कहें कि मेरे सामने विधायकों को पेश करो, तो विधायकों की परेड भी हो सकती है राज्यपाल के सामने। उसके बाद रास्ता खुलेगा, लेकिन उस दिन ही एनसीपी के जो प्रमुख हैं और शिवसेना के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री क्योंकि ठाकरे परिवार का नहीं बनेगा, संजय ही बनेंगे, ये निश्चित होता जा रहा दिख रहा है। तो इसलिए लग रहा है कि जिस प्रकार की घटनाक्रम कांग्रेस ने जो शर्तें रखी थी वो मान ली गई है।
और कांग्रेस ने ये देखिए कि शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है, अहम भूमिका रही है। तो जो बादल छट रहे थे, जो आपसी समन्वय की स्थिति जो पैदा नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने आपस में जो बातें कह करके ये तय कर दिया है कि हम आने वाले समय में मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के महाराष्ट्र में शासन बनाएंगे और शासन बना करके जो मुख्य पार्टी जो केंद्र में शासन में है, एनडीए वाली भाजपा, वो अब मुंह देखती रहेगी, ऐसा लगने में नजर आ रहा है। जिस तरह का शासन को पाने के लिए बीजेपी ने जो कुछ किया वो कुछ नहीं कारगर हो पाया। और मैं कह रहा हूँ झारखंड में जो चुनाव होंगे उसका निश्चित रूप से जब यहाँ सरकार नई बनेगी, नया गठबंधन होगा, उसका प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और फिर आगे वाले दिल्ली में, बिहार में, बाकी जगह चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से भाजपा को जो सपने सजो रखे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा, ऐसा संभव मुझे नहीं लगता। अब परिवर्तन का दिन आएगा और उन्होंने फिर सोचना पड़ेगा पार्टी को कि किस प्रकार से आप गठबंधन करते हैं, क्योंकि आप किसी को भी ले सकते हैं। मणिपुर और गोवा की झूठ कभी नहीं चलता है, गोवा और मणिपुर की घटना को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा सबक लिया कांग्रेस और एनसीपी ने। उसी का परिणाम है कि उनको पता था कि यहाँ तो कुछ 40 चाहिए थे इनको, इसलिए इनकी स्थिति ठीक नहीं रही। अगर कुछ कम चाहिए होता तो ये तो तैयार थे, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने जयपुर में, योगेंद्र जी आप भी गए थे, मैं भी गया था, उन्होंने आरोप लगाया था सीधे तौर पे कि हमको खरीदने को तैयार है। अब उन्होंने कहा कि हम सरकार में जाएंगे, इसलिए सोनिया गांधी ने कहा कि मैं नहीं, ये राज्य के जो विधायक है वो तय करेंगे कि सरकार में रहना है नहीं रहना। तो एक पहली प्रारंभिक तौर पर जो आप हिंदुत्व का जो तकवा शिवसेना के ऊपर लगता था, उन्होंने कहा हिंदुत्व की बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस को हम साथ लेके चलना चाहते हैं उसका परिणाम है कि सरकार बनाने के लिए हमको दिया है। और क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हमको वो कुछ नहीं करने देना चाहती जो कि हमको करना चाहिए था। तो ये एक नया गठबंधन होगा और गठबंधन भारत की नई राजनीति पैदा करेगा। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में चुनौती आएगी बीजेपी के सामने। और चुनौती ऐसी आएगी, मोदी मुक्त भारत हो जाएगा। नहीं, मोदी चले ये तो पता नहीं क्या होगा। खैर बहुत जल्दी मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि आइडियोलॉजी तो देखिए किसी की बची नहीं है, नैतिकता की बात करना मुझे लगता है कि इस वक्त लाजमी नहीं है। यहां बात बनती है कि एटलीस्ट इतना लिहाज करना चाहिए कि हम कम से कम अपनी वाणी में संयम रख सकें। हम किसी के लिए कुछ भी कह देते हैं, पूरे परिवार को घसीटते हैं, तो यहां पे यह आएगा कि कल किससे गले मिलना पड़े हमें। देखिएगा राजनीति में तो सब कुछ संभव है। हाँ, राजनीति अब आपकी राजनीति में अगर गठबंधन होता है, जब मायावती अगर राखी बांध करके बीजेपी को अपना बना लेती है और फिर उसके बाद धोखा दे देती है, तो ये सारी शिवसेना भी कोई ऐसा अछूत पार्टी तो है नहीं। और शिवसेना ने कोई ऐसा ऐलान तो नहीं किया कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर बीजेपी के साथ कर सकते हैं तो कांग्रेस एनसीपी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस का तो पहले से संबंध था। शरद पवार जी और बाला साहब ठाकरे जी बहुत अच्छे मित्र थे। नहीं, बहुत अच्छे मित्र थे। आज से नहीं है। शरद पवार जी, बाला साहब ठाकरे जी एक साथ मंच पर ऊपर उनके छत पर बैठ के, मातोश्री के छत पर बैठ के खाना खाया करते थे। नहीं, वो तो राजनीति में सब जगह, यहाँ राजस्थान में भी सब कुछ देखने को मिलता था। भैरू सिंह जी हरदेव जोशी से भी दोस्ताना रखते थे, बाकी लोगों से भी दोस्ताना रखते थे। तो ऐसी बात नहीं कि पुराने लोग आपस में समन्वय रखते थे, चाहे भले कटुता नहीं आती थी। अब कटुता वाली स्थिति जो पैदा हुई है, निश्चित रूप से ये नया गठबंधन मैं कह सकता हूं कि प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी, अब प्रतिशोध हो गया, अब नई राजनीति को जन्म देगा। और मैं कह सकता हूं जिस प्रकार की घटनाक्रम आगे देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से भाजपा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी जब विदेश से लौट रहे हैं तो उनको नया गठबंधन दिखेगा, तो निश्चित रूप से उनको जो कुछ करके गए हैं उसका पछतावा निश्चित तो होना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में कर गए। ऐसा करना राजनीति में उनको लग रहा था कि अगर हम करेंगे तो दबाव में आएगी एनसीपी और हम गठबंधन एनसीपी से करेंगे या शिवसेना से करेंगे, बहुत सारी चीजें अंदर दबी हुई थी। लेकिन जो घटनाक्रम देखने को मिला 2-1 दिन में, और जो आपस में तालमेल मिला, और संजय जी के बीमार होने के बाद कांग्रेस के नेता अहमद पटेल वगैरह सब मिलकर के आए, उससे लग रहा था कि अब तो शासन में अलग बदलाव आएगा। और महाराष्ट्र में क्योंकि देखिएगा कि आर्थिक रूप से बड़ी राजधानी देश की मुंबई कहलाती है, वहां आधिपत्य जिसका होता है निश्चित रूप से बदलाव की ओर जाता है। बीएमसी में हमारा है, बीएमसी के अंदर हम जिस तरह की स्थिति है, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान तो नहीं कुछ कर पाया, लेकिन वहां जो नई स्थिति पैदा हुई है, वहां मैं कह सकता हूं कि ये बड़ी मुश्किलों से हरियाणा बचा पाए, महाराष्ट्र बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब क्योंकि पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं, पंकज जी की चालें जितनी पार्टी की थी वो बेअसर हो गई, इसलिए बेअसर हो जाने के बाद मैं कह सकता हूं
कि निश्चित रूप से तीनों पार्टियों का एक शासन आएगा तो कसावट भी होगी और लोगों के जनहित वाले जो कह रहे हैं ना कि मिनिमम प्रोग्राम लाएंगे। लेकिन गारंटी कोई नहीं दे सकता कि कितनी लंबी सरकार चलेगी। अब देखो सरकार चलेगी, मैं कह रहा हूँ जब अगर सबके मंत्री होंगे, सबका व्यक्तिगत स्वार्थ साथ में जुड़ जाएगा तो साल 2 साल 3 साल तो चल सकती है, उसमें दो राय नहीं है। और 5 साल चलेगी। मुख्यमंत्री दो बन रहे हैं, 2 उप मुख्यमंत्री, एक एनसीपी का और एक कांग्रेस का उनका मुख्यमंत्री शिवसेना का। तो तालमेल होने में जिस प्रकार की चीजें आ रही है कि 14 और 12 मंत्री, तो रेशो के अनुसार मंत्री भी बन रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि बहुत ज्यादा अंतर इसलिए नहीं कि मंत्रिमंडल में 56, 54, 44, तो उस हिसाब रेशो से भी आपके दे दिया कि 14 और 12। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय हम मानते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव वापस होता तो निश्चित रूप से जनता का भार जो होता और सब कुछ होता, नई सरकार स्थायित्व ले, जनता के हित में काम करे। हम इसके लिए उनको जो कुछ है बधाई भी देते हैं शरद पवार ने जो नई राजनीतिक का खेल बीजेपी को दिखाया और शिवसेना को साथ लेके, कांग्रेस तो है ही उनके साथ, कांग्रेस के तो पुराने कांग्रेस ही तो है ही वो। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाला कल महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक दिशा दे जाएगा जो कि देश में, लेकिन वो देश के लिए एक इलेक्शन भी होगा। नहीं, देश को संदेश देने वाला होगा और शासन, केंद्र की शासन वाली पार्टी बीजेपी को बहुत सारी चीजें करने के लिए मजबूर चलिए करेगा। पंकज जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, बीजेपी के लिए से झटका माने अगर सरकार बन रही है तो? देखिए, बीजेपी के लिए झटका इसलिए नहीं कह सकते कि जनता का जो मैंडेट था वो बड़ा स्पष्ट था कि हमको 105 सीटें मिली, यानी कि हम सरकार में नहीं आ सकते। और अगर पिछले 20 दिन का घटनाक्रम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ऐसे कोई प्रयास भी नहीं किए कि भाई हमको सरकार बनानी ही है। जिस प्रकार से बाकी तीनों दल नहीं, आपकी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि 45 विधायक मेरे से टच संपर्क में। देखिए, संपर्क में होते हैं और संपर्क के एक अलग मायने भी होते हैं, पर हमने कहीं भी प्रयास नहीं किए कि भाई हमको सरकार बनानी है। और कम से कम अगर सरकार बनाने के मान लो कोई थोड़े बहुत प्रयास भी हुए हो तो उसके लिए हमने अपने आदर्शों को तिलांजलि देने का कभी नहीं सोची। हमने कभी सिद्धांतों से समझौता करने का कोशिश नहीं प्रयास नहीं किया। आपने एक प्रयास किए, आपने राष्ट्रपति जी को हमको आधे घंटे 1 घंटे का समय दिया, आपको 7:30 बजे का, आपको 8 बजे का समय दिया, हमको 7:30 बजे का समय दिया। अब तुरंत, अब जब हमारे वहां लोग पहुंचे, आदित्य ठाकरे साहब पहुंचे, एकनाथ शिंदे साहब पहुंचे, तो उन्होंने कहा 2 दिन का हमें समय दीजिए। आपने मना कर दिया। राष्ट्रपति जी ने किसके कहने पर मना किया? केंद्र सरकार के। योगेंद्र जी, रह रहे कि जो राष्ट्रपति शासन की बात आ रही है, देखिए हम लोगों ने रिट याचिका भी लगाई है वहां सुप्रीम कोर्ट में। वापस ले लिया आपने, वापस ले लिया। अगर कहीं अपने विचारों में खड़े रहते तो रिट याचिका भी वापस नहीं लेते। आपने खुद ने रिट याचिका वापस लेके आपने स्वीकार किया कि आपका गलत कदम था, आपने रिट याचिका लगा के साबित किया। आपको कहा कि राष्ट्रपति शासन के लिए देखिए राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति शासन से चलता है, केंद्र से ही सारी सूचना आती है उसको, और केंद्र ही सब उसको ऑथोरिटी देता है कि ये चीज करिए। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह के आरोप लगने लगे, राष्ट्रपति का तो नहीं कहूंगा, सरकार कैबिनेट जो निर्णय करके भेजता है प्रस्ताव, उसको मानना पड़ता है, मानना तो एक बार तो लौटा सकता है, लेकिन फिर दोबारा भेजे तो उसको मानना पड़ता है। कैबिनेट भी राज्यपाल की रिपोर्ट के ऊपर करती है, और राज्यपाल महोदय ने 18 दिन तक लगातार वेट किया, 18 दिन तक पूरी स्थितियां देखी। कोई राजनीतिक दल शासन बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं किया 18 दिन के अंदर। और इसी राजनीतिक दल जिन्होंने 8 बजे तक का समय दिया, जिस भी राजनीतिक दल ने मीडिया में दावा किया वो चिट्ठी नहीं ला पाया, उसके बावजूद राज्यपाल की मजबूरी थी कि वो सिफारिश करता है। अरे साहब, 20 दिन आप जल्दबाजी कर रहे हैं इसको, सामने ये सरासर गलत है। राज्यपाल 20 दिन का शासन, 20 दिन का इंतजार कर रहा है, और उसके बाद आप संवैधानिक रूप से देखिए कि विधानसभा का टेन्योर खत्म हो चुका है, उसके बाद मजबूरी होती है राज्यपाल की, राज्यपाल की मजबूरी होती है कि सिफारिश करना जरूरी हो गया था ऐसे। और देखिए, एक बात, कई बार क्या होता है कि हमको अनावश्यक टिप्पणियां करना भी जरूरी लगने लगता है। राज्यपाल को अगर राष्ट्रपति शासन लगाने से किस तरह से बीजेपी को फेवर कर रहे थे, अगले दिन ही 12 घंटे के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने के 12 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई किसी बात बहुमत तो चले जाओ ना, अब सरकार बना लो।
और वास्तविकता ये सत्य बात है। आप गृह मंत्री जी भी हैं, आप यही तो गलत अरे साहब आप इस बात आपको बड़ा स्पष्ट है, अगर किसी के पास गठबंधन है राष्ट्रपति शासन लगाना संवैधानिक मजबूरी थी, चूंकि विधानसभा का टेंडर पूरा हो चुका था। ये गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी तो कैसे कर सकते हैं इससे? चलिए, इनको बोलने का अधिकार है और अभी ये जिस प्रकार से इनका शीर्ष नेतृत्व मजबूत हो रही, कुछ भी बोल सकते हैं, इस बार के लिए कोई दोहराई नहीं है। परंतु वास्तविकता ये है कि संवैधानिक, अगर आपको संवैधानिक कहीं उसमें लगता है कि गलत था तो रिट याचिका कायम रहते ना। अगर वहां कुछ इस तरह का हुआ कि संविधान की कुछ पालना नहीं हो रही या राज्यपाल के कोई जो स्टेप था वो कहीं गलत था, तो आपने जो याचिका लगाई उसमें कायम रहते। परंतु आपको भी अच्छे से मालूम था कि राज्यपाल की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल संवैधानिक दायरों में थी और सही थी, इसलिए आपने याचिका वापस ली। अदरवाइज बेहतर होता कि आप याचिका पे कायम रहते। जी चलिए, कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। पंकज जी 2-3 बातें कह रहे हैं, ब्रेक से पहले भी इन्होंने एक बात कही थी कि बाला साहब की आत्मा रो रही होगी कि मेरे क्या सिद्धांत थे और किस ओर मेरी पार्टी जा रही है। योगेंद्र जी, कुलवाल साहब बोले उससे पहले मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा। बोलिए। कुलवाल साहब लगातार एक बात कह रहे हैं हमारे गठबंधन को लेके, पीडीपी का भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेके, या और भी कई सारे मिसाल दे रहे हैं। शायद ये गेस्ट हाउस कांड भूल जाते हैं बोलते वक्त, या अभी यूपी में जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ उसको शायद भूल जाते हैं। अभी गेस्ट हाउस कांड का वापस से उन्होंने जो था आरोप थे जितने मायावती थे वापस ले लिया। बोलने वैसा बोले नहीं। आप बेमेल गठबंधन और राजनीतिक दलों के गठबंधन को लेके बहुत आदर्शवादी बातें। एक बात कहना चाहूंगा सभी को, एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मेल और बेमेल जो दो चीजें हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं आप लोग, वो चाहे जीवन हो चाहे गठबंधन हो, जिसकी जिससे पटरी बैठ गई वो मेल है, जिसका नहीं बैठा वो बेमेल है। कोई हो, इसमें आइडियोलॉजी की बात नहीं है। योगेंद्र जी ये ले लेते हैं तो वो तो मेल है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी को लेकर के चुनाव लड़ा रहे हो कर्नाटक में, भूल रहे हो आप, वो बीजेपी के हो गए सारे के सारे। अभी चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी का मन परिवर्तन हो रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास कर रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। उनका मन परिवर्तन होता है और वो विचारधारा जुड़ रहे हैं। और आप खरीद रहे हो। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम दे सकते हैं आसाम के अंदर हेमंत विश्व शर्मा का, जो कि कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहते हुए बड़ा घुटन महसूस कर रहे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल आइडियोलॉजी पे चलने वाले और भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता की सबके सामने है। आज पूरा देश देख कर सर मैं एक बात जानना चाहता हूं पंकज जी, आपने कहा आइडियोलॉजी की बात। आइडियोलॉजी की बात आते ही मुझे बड़ी हंसी भी आती है। आपने कहा कि आइडियोलॉजिकली गठबंधन करते हैं। बिहार में आपका आइडियोलॉजी के हिसाब से गठबंधन है? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है। पहले दिन की कंडीशन थी कि निरपेक्षता के अलावा एक शब्द नहीं होगा हिंदुत्व का, नीतीश कुमार का। मिनिमम आज भी आप उनसे बात कर लीजिए कि हिंदुत्व सरकार का एजेंडा नहीं है, सबको साथ लेके चलने का एजेंडा, हमारा निरपेक्षता के ऊपर चल रहे हैं। इसी मैटर पे नीतीश कुमार का बयान है ये, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार का एजेंडा हिंदुत्व नहीं है या निरपेक्षता है। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कभी हिंदुत्व नहीं रहा। मैं आपको इस बात को दावे के दे सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठा है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरी चीजें मिल जाती है और उसमें कहीं भी हिंदुत्व का एजेंडा, सबको समानता का हम बात हमेशा करते हैं। और खासकर हिंदुस्तान का हिंदू समाज, जिसको हमेशा धर्मनिरपेक्षता की आड़ में या प्रो मुस्लिम राजनीति की आड़ में उसको दबाया गया, उसको कुचला गया, हम उनकी पैरवी जरूर करते हैं। पर हिंदू राष्ट्र होगा या हिंदुत्व होगा या केवल हिंदुत्व ही होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का। भगवत जी से क्यों मिलते हो, संघ प्रमुख से क्यों मिलते हो, क्यों बुलाते हो उनको? इस महाराष्ट्र मुद्दे के ऊपर क्यों लेके आया आप? 3-3 बार भगवत जी को लेके आए आप। वो जैसे बाला साहब आपके लिए हैं पूछनीय, वैसे वो भी उनके लिए पूछनीय। भगवत जी को क्यों लेके आए इस मैटर में कि आप संभालिए भगवत जी? भगवत जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, क्या करें? हाँ, शिवसेना ये तो पब्लिक डोमेन पे भी मीडिया के माध्यम से भी कई बार कहा जा चुका है। संघ का अपना काम करने का तरीका है और संघ से राय मशुरा बनेगा। संघ से ही आप लोग बने हैं, आप संघ से ही बने हैं। अरे प्रधानमंत्री जो सरकार है वो संघ से ही चल रही है। संघ का राजनीति में कोई के अंदर आपका खाकीदारी वहां चड्डी पहन के घूमता है, वो आपका प्रचार करता है,
उसी को तुम लोग नकारा कर दिया। तुम लोगों ने पैंट पहनना पैंट पहनने पैंट पहनना शुरू करा दिया। लेकिन आप संघ को मत भूलिए, संघ आपके प्रचारक गोविंदाचार्य को भूल गए आप लोग। उनको तो क्या क्या नहीं खत्म कर दिया। गणवेश है, उसमें कोई बात भी नहीं है। उसमें मुझे लगता है शब्दों का कुछ जरूरत से ज्यादा किया जा रहा है। प्रयोग नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि क्रिकेट में अगर हम बैठे हों तो कम से कम इतनी से मर्यादा रखनी चाहिए कि आप लोग आज जनता देख रही है, आज पूरे देश के लाखों लोग आपको देख रहे हैं, कम से कम शब्दों का प्रयोग करते रहो। मैंने तो ऐसा कोई शब्द नहीं किया। ठीक है, आप सरकार बन रही है, आप मत में चूर है। मैं माफी चाहूंगा, गलत देखिए नहीं, इसको ये चर्चा करना उचित नहीं है। इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। आप पान की दुकान पर नहीं खड़े, आप चौराहे की दुकान चौराहे पर नहीं खड़े, चौराहे की दुकान पर नहीं खड़े, आप टीवी के सामने जिम्मेदार राजनीतिक दल के यहाँ बैठे, बाला साहब ठाकरे का मोह था और संघ के मानते थे। किशोर जी, मेरा एक ऑब्जेक्शन है। आप बोलिए, बोलने की आजादी सबको है, लेकिन कम से कम एक मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए। शब्द तो मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। मैं कह रहा हूँ कहने से बाकी भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भूल गए, अडवाणी साहब को भूल गए आप लोगों ने। सुषमा स्वराज जी को भूल गए। अरे आप अपनी चिंता करिए, आप बाला साहब ठाकरे को भूल गए। बाला साहब ठाकरे शब्द याद कीजिए, बाला साहब ठाकरे की नीति को याद कीजिए। आप बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तिलांजलि देके केवल कुर्सी में बैठने के लिए जी और अडवाणी जी की नीति को अगर आपके नेता मानने को तैयार नहीं है तो फिर वहां पे नीति और सिद्धांतों की आइडियोलॉजी की बात आई थिंक करनी चाहिए। किसी की भी नहीं है अभी फिलहाल तो एक आइडियोलॉजी, और वो है सत्ता की कुर्सी। वो कैसे मिल सकती है, किसको मिल सकती है? घूम फिर के बात वहीं आती है। कुलवाल साहब के पास में मैं जा रहा हूं। कुलवाल साहब, एक आइडियोलॉजी की बात की गई अभी कि आइडियोलॉजी, सिद्धांत, नैतिकता, ये कहीं लगता है राजनीति में अभी इनको जगह है? देखिए योगेंद्र जी, भी पंकज जी ने कहा कि मैं इस विषय में जगह जाना नहीं चाहता, कहने का अधिकार सबको है लोकतंत्र में। सवाल है कि आज जो विषय जिस बात पे अपन बात कर रहे हैं वहां बचा क्या है? जिस आरिफ खान जो जो कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, उन्होंने मोदी जी का थोड़ा सा पक्ष ले लिया, पंकज जी भाई साहब, तो राज्यपाल उनको बना दिया जाता है केरल का। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको आपातकाल में जेलों में गया, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, उन लोगों को अपने पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आपको सिर्फ पार्टी संबंध उन लोगों से है कि ये कांग्रेस से आएगा और टिकट ले जाएगा और आप लोग टिकट दे दोगे। आपका सिद्धांत क्या? आप बसपा की बात मत कीजिए, अपनी बात कीजिए, अपनी बसपा की बात नारा मत दो यार। याद है मुझे याद है मुझे आप लगा रहे हो, आप लगा रहे हो चुनावी, नारा पे क्या आज नारा आप लगा रहे, मतलब लगाया नहीं, मैंने कुछ जनता सुना नहीं मेरे मुंह से। आप आरोप लगा रहे हो, सुनिए के बाद भी आप कुछ भी लगाइए। देखिए आपके साथ भारतीय जनता पार्टी का 39 दलों का गठबंधन है। जो आपको छोड़ जाए वो बेईमान, और जो आपके पास आ जाए वो तो साहब बस पूछो मत, इतना बड़ा हो जाए कि वो बस उससे बाद कोई आदमी नहीं है। तो पंकज जी भाई साहब, कार्यकर्ताओं को देखिए आप कि आपके कार्यकर्ता कहां पहुंच गए, आपके कार्यकर्ता कहां पहुंच गए। आपके जो नेताओं के आप इतनी चमचोरी कीजिए जितनी आपको अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान कर सके। ये मेरी राय है, आपको पर्सनल माने नहीं माने आपका विषय। केंद्रीय मंत्री इनके नहीं है। तो मेरा मतलब इतना है कि इनकी आप कोई सा भी कार्य करें देश हित में कर रहे होंगे जो बैठे हो सरकार में, हम उसका विरोध नहीं करें, मगर विरोध करना इसलिए जरूरी है कि आप अनैतिक कार्य करने जा रहे हो, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। तो आज ये है कि जो भी है अमित शाह जी जो चाहेंगे वही देश में होगा। इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी, तो वही होगा गुंडागर्दी की। देखिए बात नहीं है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जवाबदेही है। जो करते हैं उसका बेनिफिट उन्हीं को मिलता है, अगर गलत करेंगे तो लॉस भी उन्हीं को उठाना है। तो इसमें कहा 2024 में दिखा देंगे हम लोग। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल की बात करें हम। अभी तो जिस तरह के एक 2019 में दिखा दिया। चलिए मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो चीजें यहां दिखाई दे रही हैं मेरे को, एक हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना का, दूसरा सेक्युलरिज्म। क्योंकि इसी को लेकर के अभी तक जो विलंब हुआ, सबसे बड़ा कारण ये रहा केरल के नेताओं का, जो चाहे केसी वेणुगोपाल हो या एके एंटोनी हो, जिनका ऑब्जेक्शन जो रहा। अब क्या होगा इसमें? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से सत्ता का, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ विधायकों ने जो कुछ कहा और आपने सुना, मैंने भी सुना,
वो चाहते थे कि चुनाव नहीं हो और हम कोशिश करें कि अपने प्रोग्राम के आधार पर हम कोई सत्ता में आ रहे हैं तो ये व्यक्तिगत अब स्वार्थों की पूर्ति तीनों की होगी, इसमें दो राय नहीं है। ये नहीं कह सकते तीनों दल अपने विधायकों की इच्छा के अनुरूप मिल रहे हैं और वो अपने अपने नियमों के तहत एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ये तो कहीं नहीं रहे कि एक दूसरे के ऊपर प्रोग्राम, तीनों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है मिनिमम प्रोग्राम कि किस प्रकार से राज्य में किस प्रकार से हम जनहित के काम अधिक से अधिक सत्ता लाके कर सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि तीनों दल मिलकर के ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और मैं कह सकता हूं कि तीनों ने राज्यपाल से संतरा जो जगह है वहां पर किसानों की बर्बादी हुई है, जिस प्रकार की घटना हुई है और वह बम पटाखे छूटे हैं, महाराष्ट्र लोगों ने बहुत जश्न मनाया है कि उन्होंने कहा है ये शिवसेना की सरकार बननी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम मिलें आपसे और जब मिलेंगे तीनों दल के नेता जा रहे हैं और वो जाके चिट्ठी सौंपेंगे राज्यपाल को और वही ऐलान पहले कर देंगे। एनसीपी के प्रमुख ने कहा है, शरद पवार ने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि 17 तारीख को, उस दिन हम ऐलान करेंगे हम नया शासन देंगे और उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या होगा। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य से चाहे तो वहां के विधायक सर्वसम्मति से निर्णय कर सकते हैं और पटेल वगैरह गए मिल के आए। तो मैं कह सकता हूँ कि केरल में कुछ घटना है लेकिन वो हिंदुत्व को नहीं। और जिस प्रकार से शिवसेना ने बयान दिया है कि आजादी में कांग्रेस का बहुत अहम भूमिका रही है, तो ये इसका मतलब है कि उनकी नजदीकी, ये थोड़ा सा उसको नजदीकी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ। लेकिन मुझे एक जो नजर आता है मेरी कि अपनी एक जो जर्नलिस्टिक अप्रोच है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इनका एजेंडा है जिसपे शरद पवार ठप्पा भी लगा चुके हैं, लेकिन आइडियोलॉजी हिंदुत्व की जो शिवसेना की रही है और सेक्युलरिज्म की एनसीपी और कांग्रेस की रही है। श्याम जी, मैं ज्यादा बात तो नहीं कहूंगा मैं कि मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं, लेकिन कभी अगर दरार होगी या तोड़ने की स्थिति आएगी तो मुद्दा यही होगा कि हम हिंदुत्व के मुद्दे से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते और वो कहेंगे कि हम सेक्युलरिज्म से कतई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये दो टुकड़े जो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो एक रास्ता है, ये एक रास्ता होगा। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली वही उस पर मैंने कहा था, उस वक्त मैंने कहा था जम्मू एंड कश्मीर में जिस दिन सरकार टूटेगी तो मुद्दा यही होगा। बिल्कुल, एक तरफ राष्ट्रवाद होगा और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का अपना राग होगा और वही वजह रही टूटने के लिए। यहां भी दिखाई यही दे रहा है। अगर चलते हैं तो शुभकामनाएं, देश में चुनाव जल्दी ना थोपे जाएं, लेकिन अगर टूटते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा कारण यही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।